दोस्तों देखने में तो ये समंदर में खड़ी एक बैटल शिप सी लगती है, लेकिन ये एक छोटी सी सिटी है जो आज बिल्कुल खंडर हो चुकी है। एक वक्त था जब इस आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये ना सिर्फ जापान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ पर अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब बिल्कुल गल सड़ चुका है और उन लोगों का सामान आज तक वहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ एक रात में ही अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले गए थे। यहाँ स्कूल्स थे जिसमें कभी बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी। हॉस्पिटल, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा के साथ यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइसलैंड, पूरा शहर एक घोस्ट टाउन की तरह लगता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी लोग यहाँ पर नहीं रहते? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो 35 सालों तक जापान ने लोगों को यहाँ पर आने से रोके रखा था? इस आइलैंड को हाशिमा कहा जाता है, जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल कुछ बैटल शिप जैसी लगती है, इसीलिए इसको बैटल शिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिसमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हाशिमा आइलैंड की कहानी इनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफी हरे भरे हैं, लेकिन हाशिमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन ना के बराबर है। हाशिमा आइलैंड ने उस टाइम में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड से करीब 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। 1800s में हाशिमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पे बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता ही नहीं थी, लेकिन फिर कोहिदा नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। उस दिन के बाद से टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने उस कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन गया था। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए सिर्फ कोल की जरूरत थी। जब शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तब उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोल की जरूरत पड़ती थी। तब ये कोयला नागासाकी आइलैंड से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर बिखरा पड़ा था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो आइलैंड के लोग इसको जमीन से बेचने के लिए निकालने लगे और देखते ही देखते टाकाशिमा आइलैंड से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड पर कोयला देखना शुरू किया, जिसमें हाशिमा सिर्फ एक ऐसा आइलैंड था जिसमें सबसे ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए सिर्फ हाथों का इस्तेमाल होता था, जब कोई मशीनरी नहीं थी। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए सिर्फ हाथों का इस्तेमाल काफी नहीं, इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी कंपनी ने हाशिमा आइलैंड को ही खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने उस वक्त हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग करने का फैसला किया। कंपनी ने यहाँ पर वर्कर्स के लिए घर बनाए और इस आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें भी बनाई और यही वजह है जो आज ये एक शिप की शक्ल में दिखता है। 1916 में यहाँ पर 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ पर रहने की जगह बहुत कम थी, जिस वजह से मित्सुबिशी ने यहाँ पर कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह सकें। ये उस वक्त पर जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग थी, लेकिन वर्कर्स के लिए फिर भी कम थी। जिसके बाद यहाँ पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती चली गई और मित्सुबिशी नए नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया। 1941 तक हाशिमा में कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया सिर्फ 15.5 एकड़ है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी शहर में नहीं पाई गई। और टनल की बात की जाए तो वो आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी, जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और 95% ह्यूमिडिटी रहती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी तरह से आसान नहीं था। माइन में काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर पाइपलाइंस बिछाई गई जो सीधा जाकर मेनलैंड जापान से कनेक्ट होती थी। 1960s में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे बहुत फायदा भी हो रहा था, लेकिन